Thank you for finding time and visiting today's webinar, another set of informative webinars conducted by SOPAN. Before we start, just basic housekeeping rules. I would like to request everyone to please, to please mute your audio. मैं चाहती हूँ कि आप सभी जितने भी चैनल्स हमारे साथ यहाँ पे है, आप अपने अपने ऑडियो को म्यूट पे रखिए ताकि we get a hassle-free talk and session. और सेशन के बाद में हम आपके क्वेश्चंस और जो भी प्रश्न है रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन उनके जवाबों को लेकर ही हमारा सेशन रहेगा. तो उस टाइम पे या तो आप चाहे तो वो टाइप कर सकते हैं आपके क्वेश्चन या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप डायरेक्टली हमारे स्पीकर से अपने सवाल पूछ सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने ऑडियो को म्यूट कर दीजिए प्लीज. आपके स्क्रीन के नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइक्रोफोन का आइकन है उसी पे आपको क्लिक करना है. ओके. So now, without wasting any time, I would like to introduce our speaker for today, Dr. Nitin Shah. Dr. Nitin Shah is the MD Pediatrics and Pediatric Head Section, Hinduja Hospital. And he is a member of the Lancet India Pediatric COVID Task Force. He was also appointed as the president of the Indian Academy of Pediatrics. Alongside, he has contributed a lot to all the textbooks, like many textbooks for pediatrics. He has also contributed to many textbooks related to vaccination. He has published many journals related to pediatric and vaccination. He was also the scientific chairperson of PediCon 2019, that is the Indian Academy of Pediatrics Annual Conference. He has delivered more than 1,000 guest lectures and published more than 260 articles in various journals related to pediatrics. So, in one word, Dr. Shah and his contribution in the field of pediatrics is so wide that I can just keep going on and on. So I would like all of us to take this opportunity because he has lent us his valuable time for us, for all of our parents. And so without wasting any time, I would like to hand over the screen to Dr. Nitin Shah and just to weigh out all the risks and the benefits related to COVID vaccination in children with special healthcare needs. So I'd like to welcome Dr. Nitin Shah on screen. Thank you. Everybody, thank you, the office bearers and teachers of SOPAN, all the parents, पालक जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सबको पहले तो बधाई कि आप अपने डिफरेंटली एबल्ड बच्चे लोग को आप मेहनत से पढ़ा रहे हो, उसको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हो. और ये अभी समय जो चल रहा है वो थोड़ा कठिन टाइम है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हर बुरी चीज का एक अंत होता है. वैसे ये समय भी पसार हो जाएगा, लेकिन जब तक ये समय पसार होता है हमें इसे सावधानी बरतनी है. तो आज जो समय हमारे सामने जो चुनौती है वो है कोविड-19 की. आप सबको मालूम रहेगा कि 2019 दिसंबर को पहली बार चाइना से कोविड एक नया वायरस जो आया है जिससे न्यूमोनिया होता है और जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी जानकारी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले दी गई. उसके बाद में जनवरी 2021 से लेके 2020 से लेके अभी तक इसकी महामारी के केसेस सब जगह पे हो रहे हैं. अभी जो वायरस है वो एक RNA वायरस है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि श्वसन क्रिया जो अपनी होती है उसको इन्फेक्ट करने के लिए, उसको संक्रमित करने का वायरस है. जैसे हमको सर्दी होती है, खांसी होती है, फ्लू होता है, वो सब भी रेस्पिरेटरी वायरस है
वैसे ही कोविड-19 जो है वो भी रेस्पिरेटरी वायरस है। अब ये वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है किसको नहीं मालूम है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन एक फैक्ट है कि वायरस अभी है और हमारे बीच में है। अब ये वायरस है जो अपना रूप बदलता है, हम इसको म्यूटेशन कहते हैं। तो जैसे पहले जो ओरिजिनल स्ट्रेन था हुआन, आपने नाम सुना का हुआन सिटी चाइना, जहां से पहले केसेस पाए गए थे, वो हुआन वायरस नाम से पहचाना गया। उसके बाद में उसके अलग अलग स्वरूप हमको देखने को मिले। तो जैसे उसके बाद में अल्फा म्यूटेंट आया, बीटा आया, गामा आया, डेल्टा आया। आपको मालूम है डेल्टा को इंडियन वेरिएंट बोलते थे, क्योंकि पहली केसेस इंडिया से रजिस्टर हुए थे। उसके बाद में वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, जो अभी 2021 अप्रैल मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई तक जो केसेस बहुत बढ़ गए थे दुनिया भर में और भारत में, वो डेल्टा वायरस के थे। और अब ऐसा ही लगता था कि सितंबर अक्टूबर गए साल में कि ये वायरस अब चला जाएगा या एकदम मामूली हो जाएगा, और सडनली हम अब ये ओमाइक्रॉन जो उसका नया स्वरूप है वो हमारे सामने देखा गया है। तो ये म्यूटेशन जो है वो वायरस की अपनी एक स्टाइल है जिंदा रहने की, क्योंकि आप अगर वैक्सीन लगा लेते हो, आप वायरस से बच सकते हो, तो वायरस अपने को खुद को बचाने के लिए अपना स्वरूप चेंज करता है। तो ये तो गेम जो है वो तो चलते रहने वाला का है। लेकिन एक बात है कि अभी तक जो भी पेंडेमिक यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ जो रोग है, उसकी आप देखिए, जैसे फ्लू के पेंडेमिक हो गए, 2009 में भी फ्लू का पेंडेमिक हो गया, प्लेग के पेंडेमिक हुआ करते थे पहले, पोलियो के हुआ करते थे, फ्लू के तो बहुत बार होते हैं। तो ये पेंडेमिक, हर पेंडेमिक अल्टीमेटली खत्म होता है। उसको 2 या 3 साल लगते हैं, लेकिन 2 या 3 साल में ये पेंडेमिक खत्म होता है। तो मेरे हिसाब से पहले तो मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना ये चाह दूंगा कि अब हम लोग 2 जनवरी 2020 पूरा गया, 21 पूरा गया, 22 का भी 1 महीना चला गया, तो ये पेंडेमिक अब खत्म होने पे है। तो 4-6 महीने में, 8 महीने में हो सकता है कि पेंडेमिक एकदम मामूली हो जाए और हमको सबको तकलीफ उससे कम हो। लेकिन जब तक ये होता है, या समझो पेंडेमिक और 1 साल 2 साल चल गया, तब तक हम उससे कैसे बचे, ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको मालूम है कि कोई भी वायरस के लिए अगर रोकथाम के उपाय है, तो एक तो है कि वायरस आपको न लगे, और दूसरा है कि वायरस आपको लगने के बाद आपके शरीर पे ज्यादा प्रमाण में हावी ना हो जाए और आपको सीरियस डिजीज ना हो जाए, उसके उपाय। तो जो पहला उपाय है कि जो वायरस आपको ना लगे, उसके लिए तो आपको 3 मालूम है, SMS जो हम बोलते हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन है, मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है। अब ये क्यों चाहिए? जब मैं बात करता हूं तो मेरे मुंह से और मेरे नाक से ड्रॉपलेट निकलते हैं। मेरे श्वसन क्रिया के जो सिक्रीशन है, जो पानी है, गंदगी है, वो बाहर आती है। वो हमको दिखते नहीं, वो सूक्ष्म रहते हैं। तो वो ड्रॉपलेट, वो बड़े ड्रॉपलेट जो है वो 1 मीटर यानी कि 6 फुट तक जा सकते हैं, या मैक्सिमम 10 फुट तक जा सकते हैं। तो अगर 2 व्यक्ति के बीच में 10 फुट या 12 फुट का या कम से कम 6 फुट का आपने अंतर रखा है, तो ये ड्रॉपलेट हो मैं मेरे पास से आपकी तरफ नहीं पहुंचेंगे। तो आप, अगर मुझे कोविड है तो आपको उससे लगने की संभावना कम हो जाएगी। अब दूसरा एक है कि जैसे ये बड़े ड्रॉपलेट है, वैसे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट बोलते हैं, कि जो इतने छोटे हैं कि हवा में वो तैरते हैं। तो वो तैरते हैं तो हवा के करंट के साथ में वो कितनी भी मीटर तक जा सकते हैं। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो माइक्रो एरोसोल बोलते हैं, जैसे जैसे आपने सेंट लगाया, परफ्यूम लगाया, आपको मालूम है, आपने यहाँ पे स्प्रे किया, उसकी बात एक दूसरे कमरे तक पहुंचती है। आप यहाँ पे एक अगरबत्ती लगाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, उसकी बात 4 कमरे तक पहुंचती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दोनों व्यक्ति ने मास्क पहनना जरूरी है। और तीसरा, हम लोग ऐसे हाथ मुंह नाक साफ करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो जंतु है वो हमारे हाथ में रहते हैं। फिर हम एक दूसरे से शेक हैंड करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तो उससे वो फैल सकता है। इसीलिए तीसरी बात है कि सैनिटाइजेशन, हमारे हाथ को है साबुन से, पानी से धोना है 20 सेकंड 30 सेकंड तक, या फिर हम सैनिटाइजर जो है उसको अच्छी तरह मल ले हैं। और सैनिटाइजर मलने के भी एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया को मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने अराउंड 2 या 3 चम्मच सैनिटाइजर आपके हाथ में लेने के बाद में पहले हाथ ऐसे ऐसे घुमाना है, बाद में उंगलियों को एक दूसरे से फंसा के ऐसा करना है, फिर उंगलियों को पीछे की तरफ से लेके ऐसा घुमाना है। उसके बाद में अपना अंगूठा जो है उसको, फिर फिंगर को एक दूसरे के साथ, और एंड में जहाँ पे हमारा कफ रहता है, जहाँ पे हमारा शर्ट खत्म होता है वहां पे। तो ये आपको 6 या 7 स्टेप करके सैनिटाइज करना है। तो इतना करने पे आपको वायरस जो है आपके तरफ आ नहीं सकेगा। लेकिन कोई भी कारण से ये होने के बावजूद अगर वायरस आपके शरीर तक पहुंचता है,
तो आपके शरीर में जाके वो इतना हावी ना हो जाए कि आपको सीरियस डिजीज हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन खुद का एंटीबॉडी देता है। जैसे समझो आपको सर्दी खांसी लग गई, आप 4-5 दिन में ठीक हो जाते हो। क्यों ठीक हो जाते हो? आपके शरीर में इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, वो ये वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और वो वायरस को मार देती है। तो आप वायरस मुक्त होते हो और आप रिकवर होते हो। वैसे ही कोविड-19 भी एक वायरस होने से हम लोग उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। लेकिन अगर आप एंटीबॉडी नेचुरल एंटीबॉडी बनेंगे तो कब बनेंगे? जब आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन होने के बाद, आप रिकवर होने के बाद। अगर आपको पहले से इन्फेक्शन ही नहीं लगे ऐसे एंटीबॉडी चाहिए, तो आपको दो ही चीज से हो सकता है। एक तो आपको रेडीमेड एंटीबॉडी दे, तो आपने सुना रहेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर कोई व्यक्ति है जो 60 साल के ऊपर है, जिसको हेवी डायबिटीज है, जिसको मोटापा है या और कोई बीमारी है, तो उसको कोविड होने के बाद में एडमिट करके हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल देते हैं। या तीसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप वैक्सीन लो। तो वैक्सीन क्या है? रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन या ओरल दवा दी जाती है, उसको हम वैक्सीन बोलते हैं। तो ये वैक्सीन जो है, अभी तक जो रसीकरण बोलते हैं, वो आमतौर के टीका जो है वो बच्चे लोग को लगते हैं, क्योंकि बच्चे लोग छोटे रहते हैं, उनको कोई बीमारी के सामने कोई प्रतिकार शक्ति नहीं है, तो उनको वो टीका देके हम प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, जिसके वो बच्चे को बीमारी ना हो। तो आप देखिए पहले के जमाने में डिप्थीरिया हुआ करता था, बड़ा खांसी हुआ करता था, खसरा हुआ करता था, टिटेनस हुआ करता था, धनुर्वात, पोलियो हुआ करता था, टीबी हुआ करता था। अब ये सब बीमारियां इतना नहीं होती है, क्योंकि हम लोग उसके लिए बच्चे को पहले टीका देते हैं। तो अभी तक ऐसा था कि ये टीका बचपन में लगता था, क्योंकि ये बीमारी बचपन में होती थी। अब कोविड-19 ऐसी बीमारी आई है जो बड़े लोग को ज्यादा तकलीफ देती है, स्पेशली जो हाई रिस्क है, 60 ईयर्स के ऊपर है, या जिसको कोई कोमोबिडिटी मतलब ऐसी बीमारी है जिससे उसको कोविड के बीमारी के लक्षण ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे डायबिटीज है, मोटापा है, किडनी फेलियर है, कैंसर पेशेंट है, जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसकी प्रतिकार शक्ति कम है, ये सब, या जिसको कोई दवाई से चालू है जैसे स्टेरॉइड हो, तो ये सब लोगों को इस बीमारी से ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए इनको रोकने के लिए सबसे पहला जो रसीकरण अपने पूरे वर्ल्ड में हो या अपने देश में हो जो चालू हुआ, वो फ्रंटलाइन वर्कर एंड अबव 60 ईयर्स के लिए। अबव 60 ईयर्स क्योंकि उनको ज्यादा तकलीफ होता है। फ्रंटलाइन वर्कर जैसे मैं हूँ, डॉक्टर है, नर्स है, सिस्टर है, फायर वर्कर है, सैनिटाइजर वर्कर है, उनको काम पे जाना ही पड़ता है, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि हम डॉक्टर है, नर्स है, रोज बरोज हम मरीज से एक्सपोज होते हैं जो कोविड हो सकता है, इसलिए पहले टीका हमको लगाया गया। तो ये अडल्ट में पहले वैक्सीनेशन चालू हुआ और धीरे धीरे अभी इसकी उम्र कम होते जाते हुए, जैसे पहले अबाउट 60 फ्रंटलाइन वर्कर हो गया, फिर 45 टू 60 ईयर्स के बीच में जिसको बीमारियां थी उनको दिया गया, बाद में 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छा हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, बीमारी हो, सबके लिए टीकाकरण खोल गया। और अब आपको मालूम है हमारे देश में आज अभी तक में 150 करोड़ डोजेस वैक्सीन के लग गए। और आज के पेपर में आया है कि जितने 18 साल के ऊपर व्यक्ति है इंडिया में, उसमें से 75%, 75% को 2 टीका लग गया है। कम से कम 2 टीका लगाना आपको मालूम है। और कईयों को अभी जनवरी से तीसरा टीका भी चालू किया है, जैसे वापस फ्रंटलाइन वर्कर हो या अबव 60 ईयर्स हो, तो उनको एक बूस्टर यानी कि तीसरा, जिसको प्रिकॉशनरी डोज बोलते हैं, वो भी चालू हुआ है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री वैक्सीनेशन या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में सस्ते दर में वैक्सीनेशन का प्रक्रम कम से कम गए जनवरी 2021 से लेके इस जनवरी 2022 तक लगातार चला रहा है। और एक ये बड़ी सिद्धि है कि हमने 150 करोड़ डोज टीकाकरण किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, आपको मालूम है, उतनी बड़ी हमारी जरूरत है, उतनी बड़ी हमारी ताकत है। तो इसके हिसाब से जो वैक्सीन दिया गया, इसलिए आप देखिए कि 2020 में जब वैक्सीन नहीं था, हमारे कितने डॉक्टर लोग, नर्सेस भी इसके शिकार हो गए और मर गए। लेकिन 2021 में जब डेल्टा वेव आया, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती थी, बेड नहीं मिलता था, लेकिन जब जिसने भी टीका लिया था, उसमें से बहुत से जो लोग हैं जो बच गए, जिनको या तो इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, या इन्फेक्शन होने के बाद में उनको ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं आया। और अभी आप ओमाइक्रोन देखोगे, जब तक में भी बहुत जन ने टीका ले लिया है, तो आप देखिए ओमाइक्रोन इतना फैल गया, लेकिन फिर भी बेड्स खाली है, ऑक्सीजन आसानी से मिलता है, दवाई की कोई शॉर्टेज नहीं है। ये क्योंकि वैक्सीन दिया गया है। तो वैक्सीन का अपना एक उपाय है।
अब ये तो हो गया अडल्ट वैक्सीनेशन। आप आज लोग सब जमा हुए हैं क्योंकि आपको बच्चे के वैक्सीनेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए। तो जनवरी पहले हफ्ते से गवर्नमेंट ने 15 से 18 साल के बच्चे लोग के लिए कोविड वैक्सीन चालू कर दिया है, और जल्द ही जल्द मार्च या अप्रैल में 12 से 15 साल के बच्चे लोग को भी इसमें शामिल किया जाएगा और उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। अब कहीं दुनिया में ऐसे प्रदेश है जैसे इजराइल हो, यूएसए हो, यूके हो, जहाँ पे बहुत 6 महीने के ऊपर से 12 साल के ऊपर के बच्चों को वो वैक्सीन देना चालू कर दिए थे। और कोई कोई कंट्री है जो 6 साल की उम्र के बच्चे के ऊपर जो है उनको सबको वैक्सीन दे रहे हैं। और एक चाइनीज वैक्सीन ऐसा है जो 3 साल के बच्चे की उम्र के ऊपर से भी हम लोग दे सकते हैं। तो अब छोटे छोटे बच्चे लोग को भी धीरे धीरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू होना है। एक जरूरी है कि बच्चे लोग को जब कोविड होता है तो माइल्ड होता है, ज्यादा नहीं होता है। उनको 2-3 दिन बुखार आता है, खांसी आता है, जैसे आम सर्दी खांसी बुखार आने पे, और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो बड़ा हो 17-18 साल का, तो उसको बड़े लोग के जैसे सीवियर बीमारी हो सकती है, एक। दूसरा, अगर ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके किडनी का प्रॉब्लम हो, उसको भी डायबिटीज हो सकता है, उसको भी कुछ कैंसर हो सकता है, उसका भी कोई दवा ऐसा चल सकता है जिसकी वजह से उसकी प्रतिकार शक्ति कम हो, तो ऐसे बच्चे को भी ज्यादा सीवियर कोविड होने का चांस है। और लास्टली, क्योंकि 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे, उन्होंने अपनी एग्जाम बैठनी है, वो एग्जाम के ऊपर से उनको कॉलेज जाना है। कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या कोई भी कोर्स में जाना है, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना जरूरी है। और वो उम्र है जब 15-17 साल के बच्चे को भी सीवियर कोविड हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 15 से 18 साल के बच्चे की टीकाकरण की मुहिम सबसे पहले चालू की है। अब धीरे धीरे वो 12 से 15 साल को लेंगे, जिससे कि 6ठी 7वीं 8वीं के स्टूडेंट है वो भी उसमें कवर हो सकते हैं। और धीरे धीरे हो सकता है कि अगर जरूर पड़ने पे ये जो कोविड का टीकाकरण है वो और कम आयु के बच्चों को भी हम दे सकते हैं। आज आपको मालूम है इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल है। एक जो है कोविशील्ड है, एक है कोवैक्सीन है, और एक स्पुतनिक है। इसमें से स्पुतनिक और कोविशील्ड है जो खाली 18 साल की उम्र के उपरांत के जो अडल्ट है उन्हीं के लिए है। कोवैक्सीन है वो अडल्ट को भी लग सकता है और बच्चे को भी लग सकता है, क्योंकि कोवैक्सीन की स्टडी हुई है 2 साल से 18 साल के बच्चे में, और वो स्टडी में पाया गया कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बच्चे लोग के लिए खाली कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो अभी अलाउ किया हुआ है। इसके उपरांत भी बच्चे में वैक्सीन लग सकते हैं। वो एक है कोवोवैक्स जो अभी आना है, जिसको ऑलरेडी इमरजेंसी ऑथराइजेशन की सर्टिफिकेट दी गई है, और एक जाइकोविड करके जाइडस कंपनी का वैक्सीन है, वो भी बच्चे लोग में 12 साल से 18 साल के उम्र के बच्चों को, उसकी स्टडी हुई है इंडिया में, तो उनको भी वो वैक्सीन लग सकता है। ये वैक्सीन जो है बहुत सेफ है बच्चे लोग में। उससे बड़े लोग को जितना साइड इफेक्ट है उससे कम साइड इफेक्ट बच्चे लोग को होते हैं। उससे बुखार आ सकता है, थोड़ा दर्द हो सकता है, 2-3 दिन तकलीफ हो सकता है, लेकिन जनरली सेफ है, उसकी लाइफ को खतरा नहीं है। और उससे एक फायदा है कि बच्चे को अगर आपने वैक्सीन लगाया है, बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है। वो बच्चा स्कूल जा सकता है, स्कूल में अगर कोई बुजुर्ग टीचर है या बुजुर्ग प्यून है, उसको वो संक्रमित नहीं करेगा। और जो बच्चा फिर घर वापस आएगा, घर में पेरेंट्स है, ग्रांड पेरेंट्स है जिसकी उम्र ज्यादा है, उनको भी वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी तक जो बच्चे को हमने लॉकडाउन में रखा है कि वो घर में ही रहे, ना नीचे खेलने जाए, ना कूदने जाए, ना स्कूल जाए, ना पार्टी में जाए, ना बर्थडे पार्टी करे, तो उनको भी एक घुटन हो रही है कि ये कैसी जिंदगी है। तो हम लोग बड़े हैं, हम लोग समझ सकते हैं, बच्चे लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बच्चे में हमने देखा है कि बहुत मानसिक प्रॉब्लम आ रहा है, उनको कोई नींद नहीं आती है, सांस लेने को तकलीफ होती है, ऐसा उनको बार बार लगता है, फिर उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, खाली बैठ के खाते रहते हैं तो वजन बढ़ गया, 10-10 किलो, 15-15 किलो वजन बढ़ गया। तो ये सब जो है वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए ये वैक्सीनेशन जो बच्चे के लिए भी इतना जरूरी है, जिसके वजह से कि भी आप बच्चे को मिल एक दूसरे को घुल मिल दे सकते हैं, आप उसको बिना कोई टेंशन नीचे खेलने को जाने दे सकते हैं, आप उसको स्कूल में जाने दे सकते हैं, और आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। आपको भी ये टेंशन नहीं है कि बच्चा स्कूल जाएगा वहां से कोविड लाएगा, हमको लगा देगा, हमारा क्या होगा। तो इस कारण की वजह से बच्चे का वैक्सीनेशन है वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें एक अच्छा स्लोगन मैंने पहले पढ़ा था कि हर टीका लगा बचपन में, ये एक ही टीका है जो चालू हुआ है 55 में। लेकिन अब ये टीका 55 नहीं है, वो बचपन का भी टीका हो गया है। तो अभी 15 से 18 के बच्चे, 12 से 15, और धीरे धीरे वो बच्चे लोग में भी ये वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो आपको, और आप तो जो सोपान में है, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे हैं, उनको
कुछ डिफरेंट एबिलिटीज है, तो उनको हो सकता है कि उनका हाइजीन ठीक ना हो, उनकी इम्यून सिस्टम ठीक ना हो, वो सैनिटाइजर वगैरह का इतना ध्यान ना रख सके, वो मास्क बार बार निकाल दे, तो उनको कोविड होने से तकलीफ नहीं होने के लिए उनको ये वैक्सीनेशन लगाना और जरूरी है, जितना कि आप कोई भी नॉर्मल बच्चे को लगाते हैं। तो हर बच्चे को लगाना है, लेकिन जो बच्चा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन न कर सके, उसके लिए टीकाकरण पहले प्रायोरिटी में देना चाहिए, कि जिससे हर फैमिली स्वस्थ रहे, हर फैमिली सुखी रहे, और हर फैमिली कोई भी चिंता या भय मुक्त रहे। तो मैं इतना ही आपको एज अ डॉक्टर कहना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने ऑलरेडी 20-25 मिनट बात कर ली है, तो अभी मेरे हिसाब से आपके बहुत सवाल रहेंगे, और आप बिना झिझक सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्चुअली आई थिंक एक जो सबसे मेन क्वेरी थी हमारे काफी सारे पेरेंट्स से हमको आई थी कि वैक्सीनेशन हमारे बच्चों में मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ केयर नीड्स के लिए कंपलसरी कितना है और क्यों है। तो आई थिंक हमारे सभी पेरेंट्स को इसका जवाब मिल गया है। सर ने काफी अच्छे तरीके से हमको ये एक्सप्लेन किया है कि हमारे बच्चों के लिए वो और ज्यादा जरूरी क्यों है। लेकिन सर मैं चाहती हूँ एक तो मैं डाउट है सबके मन में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि पहली चीज है कि वैक्सीनेशन कभी भी कंपलसरी नहीं होता है। वैक्सीनेशन वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, लेकिन आपकी इच्छा जागरूक करने के लिए मैं आज आया हूँ कि उसको आप स्वैच्छिक से कंपलसरी खुद बना लो। कोई आपके बच्चे को या आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप वैक्सीन ले लो। हाँ, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको ट्रेन में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपको कोई होटल में जाना है वहां पे वो मांग सकते हैं, आप स्कूल में जाएंगे स्कूल इंसिस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको बच्चे को फिजिकली भेजना है तो आपने वैक्सीनेशन लेना है। अभी हमने ये सुना है 10th बोर्ड की एग्जाम में उन्होंने कंपलसरी किया है कि बच्चा अगर एग्जाम में जाता है तो और बच्चे लोग को सलामत रखने के लिए हर बच्चा जो एंटर होगा वो कोविड का सर्टिफिकेट दिखा के जाएगा। तो एक तरह से ये स्वैच्छिक है, लेकिन इसके बेनिफिट इतने हैं कि हर फैमिली ऑलमोस्ट उसको अपने आप ही कंपलसरी बना के खुद भी ले ले और अपने बच्चे को भी दे। गो अहेड। सर एक सवाल रहता है काफी सारे पेरेंट्स के मन में जो मुझे भी उन्होंने भेजा था कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग 2 डोजेस 2 डोज लेने के बाद भी ऐसा सुनने में आया था कि लोगों को कोविड हो रहा है। तो ये सुन के काफी लोग लगते हैं कि अगर 2 डोजेस के बाद भी कोविड हो रहा है तो फिर वैक्सीन लेने का क्या फायदा। So if you can just put little light into this. बराबर है। So I will, that's a very nice question. So I will like to tell all the parents that 2020 में कोविड से जितने डेथ्स हुए उतने 2021 एंड में नहीं हुए, और 2022 में तो उससे भी बहुत कम मात्रा में हो गए। तो यही दिखाता है कि 2020 में वैक्सीन नहीं था, ज्यादा लोग मर जाते थे। 2021 में पार्शियल वैक्सीनेशन चालू हुआ था, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया जनवरी में फ्रंटलाइन वर्कर और अबव 60 इयर्स के लिए था, और वो अप्रैल में खुल गया सबके लिए। वो देते देते मई जून होने में उतने में तो डेल्टा वायरस इतना स्प्रेड हो गया कि जिसने वैक्सीन लिया था वो बच गया, जिसने नहीं लिया था उसको सीवियर कोविड होने के चांसेस जब भी थे। और अब के टाइम में आप देख लीजिए 86% of the deaths, I repeat, 86% of the deaths in 2022 this year is in unvaccinated people. जिसने वैक्सीन का एक भी टीका नहीं लिया है उसके ऐसे लोगों को देखेंगे तो जितने भी मृत्यु 2022 में हुए कोविड से उसमें से 86% ने एक भी डोज नहीं लिया था। ये अपने को दिखा रहा है कि जो अगर आपने डोज नहीं लिया है तो आपको ज्यादा सीवियर होता है और आपके चांसेस है कि आपको डेथ भी हो सकती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, आईसीयू एडमिशन एंड डेथ are definitely more in those who have not taken proper vaccination compared to those who have taken vaccine. तो ये एक अपने आप एक बड़ी मिसाल है कि वैक्सीन ने कितनी जान बचाई है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट तो दूसरा मैं एक आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ कि आप वैक्सीन लेते हो, आप क्यों लेते हो? आप वैक्सीन लेने से अगर वो इन्फेक्शन को बिल्कुल बचा सकते हो, सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी है। आप वैक्सीन बहुत जन लेने से वो इन्फेक्शन को आप नाबूद कर सकते हो दुनिया से, और बड़ी बात है। अगर आप वैक्सीन लेने के बाद में इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर उसकी सिवियरिटी, उसकी अतिक्रमता जो अगर कम कर सकते हो जिससे कि आप हॉस्पिटल में ना पहुंचे,
आपको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, आपका आईसीयू एडमिशन ना हो, आपकी मृत्यु ना हो, तो वो और एक बड़ी बात है। तो हर एक वैक्सीन का हर एक अपना अपना एक लेवल है प्रोटेक्शन का। कोविड जो वैक्सीन है तो 2 डोज होने लेने के बाद में या इवन 3 डोज लेने के बाद में भी अगर आपको कोविड होता है तो वो इतना माइल्ड होता है कि आपको घर में इलाज 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है और आप 60 के ऊपर हो या आपको कोमोबिलिटी हो, तो हो सकता है आपने वैक्सीन नहीं लिया हो तो आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, आईसीयू में जाएंगे, ऑक्सीजन लगेगा और हो सकता है आपकी मृत्यु हो सकती है। तो कोविड वैक्सीनेशन किसने 2 डोज लिया फिर भी उसको घर में हो गया इसलिए मैं नहीं लूंगा, ये गलत बात है। उसने लिया, उसको हुआ, लेकिन वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। मैंने नहीं लिया, मुझे हुआ, हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं और वापस कभी घर ना आऊं। तो ये डिफरेंस है वैक्सीन लेने के फायदे का। Okay, sir. So, sir, we have a question here. What are the precautions that we should follow or we should keep in mind while going for vaccination for a child with special needs? करेक्ट। कुछ ऐसी प्रिकॉशंस जो हमको पहले से जी, हाँ. तो पहले तो गवर्नमेंट ने पेरेंट कंसेंट कंपलसरी किया था, उसके बिना कोई भी सेंटर में देते नहीं थे। अब उन्होंने वो हटा दिया है, अगर पेरेंट्स वर्बल कंसेंट भी दे दे तो स्कूल में या स्कूल के जरिए वो वैक्सीनेशन लगा सकता है। दूसरा, आप जब वैक्सीन के लिए जाते हो तो एक याद रखना है कि आप अगर कोई दवाई पे हो, जैसे कोई बच्चे को फिट आती है या बच्चे को और कोई दवा है जिसकी एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए, तो उसको वो दवाई चालू रखनी है, बंद नहीं करनी है। तीसरा, जब भी वो वैक्सीन सेंटर में जाएगा अपना मास्क पहन ले, और मास्क एक ही है कि सर्जिकल मास्क जो ग्रीन वाला डॉक्टर पहनते हैं वैसा वाला मास्क। N95 मास्क जरूर नहीं है। N95 मास्क खाली मेडिकल हॉस्पिटल के लिए है। आपने सर्जिकल मास्क पहनना है। कपड़े के मास्क से प्रोटेक्शन इतना नहीं मिलता है जितना सर्जिकल मास्क से मिलता है। आज सर्जिकल मास्क जो है वो 2 या 3 रुपए में मिलता है और वो आप एक दिन चला सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्लोथ मास्क यूज कर रहे हो तो आपको डबल क्लोथ मास्क लेना पड़ेगा, उससे आपको घुटन होगी। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सर्जिकल मास्क पहन के जाए, क्योंकि कोविड सेंटर में भीड़ भाड़ होने वाली है, तो वहां पे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको कोई प्रिकॉशन नहीं है। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट आई, जैसे बुखार आया, दर्द हुआ, तो आप पैरासिटामोल की दवा ले सकते हैं आपके डॉक्टर के मार्गदर्शन के नीचे। और आप इंजेक्शन जब जहां लगा है वहां पे आप आइस पैक लगा सकते हैं, और 1 या 2 दिन में आपको ये सिम्टम्स एकदम कम हो जाएंगे और आप वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। ओके सर। सर, दूसरा एक सवाल आया है उमेर के पेरेंट्स से। तो सर, हमारे और भी काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें एपिलेप्सी या कन्वल्शंस के एपिसोड्स आते हैं। करेक्ट। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको दिन में 2 से 3 बार आते हैं, कोई कोई Correct. बच्चे ऐसे जिसको हफ्ते में 1 बार आता है। तो उन पेरेंट्स का एक क्वेरी है कि उन ऐसे बच्चों को हम कोविड वैक्सीन के लिए लेके जा सकते हैं या कुछ अलग हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है उसके पहले? नहीं, तो मैंने जैसे बताया वैसे कोविड वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर आपने 1 डोज कोविड वैक्सीन का लगाया और जब भी आप एकदम सीरियस हो गए, हर एक वैक्सीन की 1 in million कोई साइड इफेक्ट होती है, तो उसने वापस दूसरा डोज नहीं लगाना है। बाकी कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी लगा सकती है गर्भावस्था में, ब्रेस्ट फीडिंग जो मां स्तनपान करती है वो भी लगा सकती है, जिसको किडनी फेलियर है, कैंसर है, दवाई चालू है, फिट की दवा चालू है, अस्थमा की दवा चालू है, एलर्जी की दवा चालू है, ब्लड थिनर चालू है, कोई भी दवा चालू है, उसको कोई बाधा नहीं है, वो कोविड वैक्सीन लगा सकता है। एक चीज मैंने बताया जैसे कि आपकी जो भी दवा चालू है, स्पेशली सोपान के बच्चे में हो सकता है कि उनको और ऑटिज्म के साथ में और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, तो उसमें फिट है या और भी कोई जैसे हाइपर एक्टिविटी की दवा चालू है, तो दवा उन्होंने कायम लेनी है और बंद नहीं करनी है। ओके सर। तो पेरेंट्स, आप सबको ये इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए थे पर्सनली भी मेरे पास कि जो भी उनके जो दवाई है रेगुलर वो वैसा ही चलेगा वैक्सीन के दिन भी, या उसके आगे या पिछले दिन भी? ऐसा नहीं कि आपको दवाई रोकनी है, फिट की दवाई है या फिर कोई और भी दूसरी दवाई है तो वो आप वैसे ही कंटिन्यू रखिए जैसा नॉर्मली आप करते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर, एक पेरेंट ने पूछा है कि जो नॉर्मल फ्लू वैक्सीन होता है जो ईयरली हम देते हैं,
भी इक्वली इफेक्टिव है अगेंस्ट कोविड-19? तो ऐसे तो देखो, फ्लू वैक्सीन जो है वो फ्लू वायरस के लिए है और कोविड वैक्सीन है वो कोविड वायरस के लिए। ये दोनों वायरस अलग अलग है, तो ऐसा नहीं कि एक से दूसरे को फायदा होगा, दूसरे से पहले को फायदा होगा। लेकिन हमने एक देखा गया है कि अगर आपको फ्लू हो गया है, आपका रेस्पिरेटरी डैमेज्ड है, उसके ऊपर आपको अगर न्यूमोनिया का जम लग गया तो आपको न्यूमोनिया आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वैसे इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट हो सकता है दो वायरस का। इसलिए, और एक समझिए आप, अब ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। आज भी आप देखिए ओमाइक्रोन के टाइम पॉजिटिविटी रेट क्या है? अगर समझो बंबई में 1000 जन ने कोविड टेस्ट आज कराई, उसमें से कितने की पॉजिटिव आई? अब उन्होंने कोविड टेस्ट क्यों कराई? या तो उनको सर्दी खांसी बुखार कुछ है, या तो वो कांटेक्ट में जो पेशेंट को कोविड हुआ है, बराबर है। तो अगर 1000 में से मैक्सिमम पॉजिटिव रेट अपनी 5% तक पहुंचती थी डेल्टा वेव के टाइम, 60%। ओमाइक्रोन में वो पहुंच के 25 से 30% हो गई। फिर भी जो 100 पेशेंट ने कोविड टेस्ट कराए उसमें से 30 को पॉजिटिव आया, बाकी की 70 है उनको सर्दी खांसी बुखार थी, वो कोविड नहीं था। तो वो क्या था? वो कॉमन कोल्ड था, वो फ्लू था, वो और बीमारी थी। तो कोविड ही एक बीमारी अभी चल रही है और बाकी के सब वायरस सो गए रजा लेके, ऐसा नहीं है। सब वायरसेस को सर्कुलेट हो रहे हैं। फ्लू सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलने वाला है। इसलिए आपने कोविड वैक्सीन ले लिया तो आपको फ्लू नहीं हो गया, ये मानना गलत है। आपने फ्लू वैक्सीन ले लिया तो आपको कोविड नहीं होगा, ये मानना गलत है। फ्लू अपनी जगह पे है, कोविड अपनी जगह पे है। आपने हर साल फ्लू का वैक्सीन बारिश के पहले, जैसे अप्रैल मई में नया वैक्सीन आता है, जब लगाना है जरूरी है, वो अपने टाइम पे लगेगा। कोविड वैक्सीन अपने टाइम पे लगेगा। ओके। और सर, अगर किसी का जो हमारा रेगुलर जो वैक्सीनेशन रहता है बच्चों में, अगर वो शेड्यूल्ड है, तो वो वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए, अगर कोई भी जो नॉर्मल वैक्सीन है? जैसे अगर अभी तो जैसे कोविड वैक्सीन 15 से 18 साल के बच्चे को ही लग रहा है, तो ये सवाल उसके लिए ही है। अब 15 और 18 साल के बीच में कुछ वैक्सीन लगने हैं। एक तो फ्लू का लगता है हर साल। अगर किसने अपना 10 साल वाला डोज नहीं लिया है तो लेट हो जाएगा, तो वो टीडैप वैक्सीन बोलते हैं वो लगेगा। या उसको बीच में कुछ हो गया, जैसे कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते का काटने का इंजेक्शन आएगा। तो ऐसे 3-4 वैक्सीन है। या फिर एचपीवी वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर का है वैक्सीन, वो एडोलेसेंट में लगता है। तो ये 3-4 वैक्सीन है जो एडोलेसेंट में लगता है। इसमें से एक भी वैक्सीन की इमरजेंसी नहीं है लगने की। तो आपने अगर कोविड वैक्सीन आज लगाया है तो आप सेम डे पे दूसरा वैक्सीन लगा सकते हैं, या 1-2 हफ्ता रुक के बाकी की वैक्सीन चालू कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। या उल्टा है, अगर समझा आपने फ्लू का वैक्सीन ले लिया है, आपको थोड़ा सर दर्द होगा, थोड़ा बुखार आएगा 1-2 दिन तक, तो आप हफ्ता 10 दिन रुक जाए, बाद में कोविड वैक्सीन लगा लीजिए। ओके सर। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल मेरे तरफ से, लाइक बिकॉज आई आल्सो डील विद पेरेंट्स, तो मुझे ये आया था क्वेश्चन, जैसे कि हम वैक्सीन के लिए गए थे, तो वहाँ पे फॉर्म पे रहता है कि एलर्जिक रिएक्शन हमें कुछ है कि नहीं। अभी काफी टाइम ऐसा होता है सर, हमारे यहाँ पे इट्स नॉट दैट कंपल्सरी की टू गेट योर एलर्जिक वो सब टेस्टिंग डन। तो अगर बच्चे को हम लेके जाते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं कि उसको किसी भी तरीके का एलर्जी है कि नहीं, तो क्या कोई ऐसे एडिशनल टेस्टिंग होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं वैक्सीन के पहले कि हमारे बच्चे को एलर्जी है या नहीं? ऐसा एडिशनल कुछ टेस्ट? तो मैंने जैसे बताया, अगर किसको एलर्जी है भी तो भी वो कोविड वैक्सीन लगा सकता है। 2021 में जब वैक्सीनेशन चालू हुआ, जब आपने अगर लिख लिया मुझे ये एलर्जी है वो एलर्जी, तो वो आपको वैक्सीन नहीं लगाते थे। लेकिन अब वो निकल गया है, आप बोलो आपको एलर्जी है तो भी आपको लगेगा। आप बोले आपको सल्फा दवा का एलर्जी है तो भी आपको लगेगा। आप बोले मुझे कोई एक पेनिसिलिन का एलर्जी है तो भी लगेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी दवा है वो कोविड वैक्सीन में नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सल्फा एलर्जी है और कोविड वैक्सीन में भी सल्फा का थोड़ा मात्रा दिखता है और आपने लगा लिया आपको एलर्जी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आप एलर्जी हो ना हो, चाहे पेनिसिलिन हो, चाहे सल्फा हो, चाहे डस्ट का हो, चाहे पोलन ग्रेन का हो, चाहे परफ्यूम का हो, किसका भी एलर्जी हो, आप ये वैक्सीन बेझिझक लगा सकते हैं। Sir, may I ask a question, please? Please. गुड आफ्टरनून सर। बहुत ही अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने हमारे सारे ही क्वेश्चंस बिना पूछे आंसर दिए सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट।
Sir, I just wanted to ask that if the child has suffered with COVID, how Correct. long should we wait for taking vaccination? Okay. Please? शाली जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। ये अडल्ट के लिए भी उतना ही है जितना बच्चे के लिए है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को कोविड हो गया, समझता भी नहीं है। अगर आप समझो आज 100 बच्चे लोग आप देखोगे और उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करोगे पास्ट इन्फेक्शन की, तो उसमें से 90% प्लस बच्चे को कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वो एंटीबॉडी का मात्रा इतना कम रहेगा कि उसको प्रोटेक्शन नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए उसने वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो अगर जो व्यक्ति को कोविड हो गया हो और अगर वो हॉस्पिटल में था, उसको बहुत था, जैसे अडल्ट है, वो आईसीयू में भी चला गया वगैरह, तो उसको फुल रिकवरी के 1 या 3 महीने के बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन बच्चे लोग में हमने पाया कि कोविड इतना माइल्ड है कि 2-3 दिन बुखार खांसी आ गया खत्म हो गया। आजकल लोग क्या होम बेस्ड किट कर रहे हैं, कोई पीसीआर के लिए नहीं जाता है, उसने अपने खुद ने लगा के कर दिया, वो आया पॉजिटिव, उसने 2 दिन देख लिया, बुखार चला गया, हफ्ता भर वो क्वारंटाइन होकर बाहर निकल गया। ऐसे बच्चों ने 15-20 दिन के बाद में कभी भी वैक्सीन लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, एक क्वेश्चन और था। हमारे बच्चे जनरली, मेरे ट्विंस बच्चे हैं और दोनों ही इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या कोई ओरल वैक्सीनेशन पॉसिबिलिटी होगा सर? तो ओरल वैक्सीन इन जनरल बहुत कम है। जैसे पोलियो का ओरल वैक्सीन है, रोटावायरस डायरिया नहीं होने के लिए ओरल वैक्सीन है, पहले टाइफाइड नहीं होने के लिए एक ओरल वैक्सीन हुआ करता था। लेकिन ज्यादा करके वैक्सीन जो है वो इंजेक्टेबल है। वो चाहे फिर चमड़ी के अंदर हो जैसे बीसीजी हो, या चमड़ी के नीचे हो जैसे मीजल्स, एमएमआर, चिकन पॉक्स वगैरह हो, या फिर मसल में हो जैसे कोविड वैक्सीन है, टेटानस का है, डिप्थीरिया का है, न्यूमोनिया का है वगैरह। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जनरली इंजेक्टेबल है। आपने क्या करना है, आप जब बच्चे को वैक्सीन के लेके जाते हो, पहले तो आपने देखना है कि आप खुद नहीं डरते हैं। अगर आप खुद डरते हैं तो आप नहीं, चाहे आपके हस्बैंड चले जाए या वाइस वर्सा। और वहां जाने के बाद हम बच्चों को बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर दो। वो इंजेक्शन देता है, वो डॉक्टर से नजर दूसरी जगह पे ले ले, उसको कौवा दिखा दो, चॉकलेट दिखा दो, लाइट दिखा दो, टॉय दिखा दो। इंजेक्शन देने को 2 सेकंड लगता है। वो दर्द होगा, वो रोएगा, उतने में तो खत्म हो गया, सुई बाहर हो गई, खत्म हो गया। हमने ज्यादा करके देखा है बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स डरते हैं। पेरेंट्स को हम बोलते हैं आप बच्चे को पकड़ो, तो वो अपनी आंख बंद कर ले। तो इसलिए बहादुर पेरेंट्स बहादुर बच्चे को जन्म देते हैं। जो अगर पेरेंट्स फंसी है तो बच्चा भी फंसी होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एनी अदर पेरेंट, आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं। One question I have, sir. Yes, please. सबसे छोटे बच्चे, that is children below 3 years and 5 years, उनको तो कई और तरीके के टीके लगते हैं। तो होते होते उनको भी लगाना पड़ेगा क्या वैक्सीन? मतलब 2 साल। जैसे मैंने बताया कि there are countries which are already vaccinating everyone above 6 years of age. So sooner or later that may happen, but our government is having a cautious approach, whereby they are giving to only those children who are in 12 to 15 to 18 years, which means they are in 10th, 11th, 12th bracket, so as to cover up their competitive exam, and they should not infect teachers and back home the grandparents, and they should not suffer severe disease themselves. अब वो 12 से 15 फिर बिलो 12 होगा नहीं होगा, और तब तक में कोविड ही चला जाए, इट्स पॉसिबल। तो आई थिंक वी शुड फॉलो गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, आप एक लाइफ में एक मेरा मंत्र है कि जो नॉर्म है ना, नॉर्म बने गए हैं बहुत बुजुर्गों से, अपने उनके विचार से, उनकी खुद एक्सपीरियंस से। हमने उसने एक झटके में तोड़ना नहीं है। नॉर्म है कि भाई आप बराबर ढंग के कपड़े पहन के बाहर निकलो, आप ढंग के कपड़े पहने बाहर निकलो। नॉर्म है कि आप बड़ों की इज्जत दो, आप बड़ों की इज्जत दो। नॉर्म है कि आपको वैक्सीन लगाना है, गवर्नमेंट ने बोला है, प्रोग्राम चालू है, गवर्नमेंट सोच समझ के अपना पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बनाती है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। जैसे पल्स पोलियो कैंपेन होता है, हर साल 5 साल के नीचे के बच्चे को 2 बार टीका लगाता है। आपने ब्लाइंडली लगाना है, फिर आप मर्सिडीज में घूमते हो या पैदल जाते हो, आप उसको क्वेश्चन नहीं करना है। सेम वे 15 से 18 साल के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन आज गवर्नमेंट ने चालू सोच समझ के किया है। आप समझिए, गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है, भले वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं, या और कोई मिनिस्टर कहते हैं, उसकी जो पीछे जो तकनीकी कमेटी है, जिसको हम एनटेगी बोलते हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इट्स अ बॉडी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स व्हिच टेक दिस decision what to give and to give. They give and then the recommendation is followed by the government.
तो ये बहुत सोच समझ के प्रोग्राम चालू हुआ है, उसको आपने आंख बंद करके बिना सवाल पूछे पार्टिसिपेट करना है और आपको भी खुद को बचाना है और अपने नेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू सर। One more question I have is कई लोग बोले हैं कि after having COVID, right? It's not connected to vaccine but COVID के बाद 5-6 महीने के बाद कई लोगों को बहुत साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं। कोविड की क्या वैक्सीन की? कोविड की वैक्सीन का तो हो गया खत्म, we all understand। कोविड में तो आप समझिए there is something known as long COVID. What is long COVID? Someone has had COVID. Generally, people who are elderly or having severe comorbidities like uncontrolled diabetes, high obesity, etc., or cancer survivor, etc. Sometimes even young healthy people had long COVID. उसमें खांसी और लंग डैमेज होने से खांसी लगातार रहती है, उनकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और उनके जो फेफड़े वो दे बिकम फ्रॉम इलास्टिक ऑर्गन टू अ सॉलिड ऑर्गन, तो उसकी जो इलास्टिसिटी कम होती है तो सिकुड़ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उनको फिर दम लगना, चलने पे दम लगना, उनकी वाइटल कैपेसिटी लंग की कम होना, ये सब सिम्टम दिखे हैं। और किसको स्ट्रोक आया है, हार्ट अटैक आया है, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन आए हैं, तो इसी और कभी कभी दोबारा एडमिट हो जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, तीसरी बार एडमिट हो जाते हैं वगैरह, और जिसको बॉर्डरलाइन डायबिटीज, उनका डायबिटीज एकदम बढ़ जाता है, ये भी देखा गया है, तो इसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं। लॉन्ग कोविड फॉर्चुनेटली बच्चे लोग में ऑलमोस्ट नहीं है, इसलिए बच्चे लोग तो स्वस्थ है, उनको सेफ है, लेकिन लॉन्ग कोविड अडल्ट में हो सकता है, जो आप बता रहे हैं उसको लॉन्ग कोविड बहुत कम मात्रा में दिखता है, लेकिन जिसको होता है उसको मालूम है कितना भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर उसने वैक्सीनेशन ले लिया है तो उसको सीवियर कोविड नहीं होगा, अगर सीवियर कोविड नहीं होगा तो लॉन्ग कोविड नहीं होगा। Thank you for the answer, sir. And are there any more questions, parents? आप बेझिझक सर से पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। Sir, I have a son 8 years old, and sir, he had severe fits for 40 minutes on 17th of January. Before that, he had never experienced this, sir. From birth, I have never seen him like having fits and all. 40 minutes, but the first time he suffered. Sir, I want to know whether COVID is the reason for this, because he tested negative only. But when he was admitted to hospital, the doctor was asking whether anybody in the family has it. And after a few days, my husband tested positive, sir. Okay. So, one thing you should remember, that when you do one COVID test and it becomes negative, it doesn't mean that you don't have COVID. If you have a symptom, you may have to repeat the test after 2-3 days and it may come positive. So that is one thing, that negative test does not always rule out. But generally, if you don't have symptom and if you are tested negative, that means you don't have COVID. Now, as I said before, the rare side effect of COVID infections, besides lung pneumonia, everyone knows pneumonia, ARDS, saturation, pulse oximeter, ये अभी एकदम आम बात हो गई, जो पहले डॉक्टर भी नहीं समझते थे, आज जनता को भी मालूम है। लेकिन दूसरा जो है क्लॉटिंग होना बॉडी में, तो लंग में क्लॉट होता है, उसकी वजह से ARDS होता है, मशीन पे जाते हैं लोग। वैसे ही ब्लड वेसल में क्लॉट होने से स्ट्रोक आता है और ये हार्ट अटैक आता है। तो एपिलेप्सी, फिट, ये जो है वो कोविड का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रोक यानी लकवा मारना या कोई हार्ट अटैक आना, ये कोविड का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके बच्चे को फिट आ गई तो वो कोविड की वजह से आई, ऐसा आपका मानना बिल्कुल गलत है। आप उसमें बेफिक्र रहिए, आप टेंशन ना रखिए। थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है पेरेंट्स? आप अपने आप को अनम्यूट करके सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Yeah, I have a question. What about the booster shots, sir? Correct. So booster is not again for children, because children are still to get their first 2 doses. So that is out of question for the children. But for adults, for frontline worker, because they are exposed to COVID again and again, and all the frontline workers would have taken the vaccine in January, February, March. So that's more than 9 months. And world over, we know that after 9 months, booster is given to prevent, to boost up the immunity so that further COVID cannot happen, severe COVID cannot happen. Yes. So that is the reason why frontline worker and those who are at risk of severe disease, like above 60 and comorbidity, etc., they again should not suffer from severe disease, because after your vaccination, your immune system antibody production comes down. That is true for all the vaccines.
So even with this, the antibody levels drop. So to boost it so that you don't get it again. So there are studies done in abroad. It's a very technical matter. I will just briefly tell you that if you have taken 3 doses compared to 2 doses, suppose let's take Delta, forget the Omicron, Delta. Again Delta, your efficacy of any vaccine would drop to 60% after 6 months. You take a booster and it jumps back to 95%. So that is the reason why we say you take a booster if you have chances of getting COVID every now and then because of your exposure, or because you are having chances of severe COVID. So that's the reason why this so-called precaution dose or a booster dose is introduced for those age groups. So, sir, the booster dose is a continuation of the second dose. It is the same dose. No, it's the third dose. It's the third dose. Yeah, right. It's the third dose. Yeah. So there are two ways in Western countries. You can choose which vaccine you want to take. So people, suppose they have taken 2 Pfizer vaccine, they may take one Moderna vaccine or one Johnson vaccine, etc. In our country, as you know, this vaccine is not available in open market. So the government policies, whichever 2 vaccine doses you have taken before, you will take the third dose also of the same vaccine. That's why people who took Covishield will take third dose also as Covishield. People who have taken 2 doses of Covaxin will take third dose also as Covaxin. Okay. Yes. Okay. That was very informative. See, yes, suppose I'll give. I mean, I don't know whether you have children and who have been born and brought up and with vaccination, but you give children who are born at 1.5 months, 2.5 months, and 3 months, 3 doses of say polio triple. Then you give one more polio triple at 15 months. You give one more at 5 years. Then you give one more tetanus at 10 years. These are known as boosters. First booster, second booster, third booster. It's the same vaccine, but you keep on giving again and again to keep the immunity at a level which protects the child against that particular disease. The same is for COVID, that you take third dose after 9 months so that you boost up your immunity to maintain the level of protection. Yes. Okay, sir. Thank you very much. Okay. Sir, my question. Okay, sir. Yes. नमस्ते सर. सर एक्चुअली जो जिन बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन अभी राइट नाउ नहीं लग सकता है, तो उन बच्चों को अगर सपोज कोविड हुआ करके, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है, जो प्रॉब्लम होने वाली है, उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं करके. तो अनवैक्सीनेटेड बच्चे में कोविड होगा तो भी वो माइल्ड होगा. मेन इम्पोर्टेंट है आपने मॉनिटरिंग रखना है. क्या मॉनिटरिंग रखेंगे? एक तो उसका बुखार आप नापते रहेंगे और उसका चार्ट बनाते रहेंगे. अगर बच्चे का बुखार तीसरे दिन के बाद में भी हाई फीवर है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है. सेकेंड थिंग, उसको खांसी सर्दी ज्यादा है और वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है, आपने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है. थर्ड, वो खा पी रहा है कि नहीं. वो खाएगा नहीं तो भी एटलीस्ट पानी जूस कुछ भी पी रहा है कि नहीं, उसका इंटेक बराबर है कि नहीं. अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा इंटेक बराबर है? उसको पेशाब बराबर हो रहा है कि नहीं, ये देखना है. और चौथी बात, आपने ऑक्सीमीटर जो है, ऑक्सीजन नापने का जो साधन है वो लेना है. ज्यादा महंगा नहीं है, वो 1200-1500 रुपए मिलता है. उसको नाखून पे रख के आपने देखना है. वो कभी भी 95 के नीचे नहीं जाना चाहिए. स्पेशली बच्चे को बाद में आपने 5 मिनट चलाना है घर के अंदर, या फिर 10 उठ बैठ कराना है, और उसके बाद वापस चेक करना है. वो 95 के नीचे गया तो उस बच्चे को आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. अगर आप ये 4 चीज करेंगे तो कोई भी हो, बड़ा हो बच्चा हो, आपको सीवियर कोविड सडनली एक दिन में नहीं होता है. आपको टाइम मिलता है. वो टाइम कैसे मिलता है? कीप अ वॉच ऑन हाई फीवर बियॉन्ड 3 days, inability to drink and eat, you're feeling breathless, and your saturation are dropping below 95 on 6 minutes walk test, as we call, are the reasons to go to hospital. Okay, and sir, one more question. yes. अगर इनिशियल स्टेज पे हम लोग जैसे भाप देना, देन ये काढ़ा बना के पिलाते हैं, तो वो सब का इफेक्ट आता है बच्चों में, मतलब all these treatments are not scientific. वाफ नहीं देना है. वाफ देने से आप डैमेज हो सकता है, और हमने देखा है बच्चे को वाफ देने के प्रक्रिया में बच्चे को बर्न्स हो गया है, तो इतनी वाफ चली जाती है कि सडनली उसका स्किन पे टच हो जाता है. तो वाफ नहीं लेना है. आप खाली गार्गल कर सकते हो वार्म वाटर से. आप घर के नुस्खे है, जैसे हल्दी का दूध पिया, शहद डाल के दूध पिया, कोई प्रॉब्लम, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. बाकी आपने वाफ लिया, फिर आप कुछ करते रहे, नाक को साफ करते रहे, नाक के अंदर कोई दवा डाली, ये सब नहीं करना है, इससे ज्यादा डैमेज होगा. ओके, थैंक यू सर. वो काढ़ा ऐसा है, ग्रीन टी के जैसा है. कोई ग्रीन टी पीता है उसको अच्छा लगता है, पियर है.
किसको मसाला डाल के चाय पीने की आदत है वो पी रहे, कोई प्रॉब्लम, कोविड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच सर। एनी मोर क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? सर बाय द टाइम किसी को कुछ पूछना, मैं जस्ट एक आपको पूछना चाहूंगी कि वी नो आफ्टर द कोविड वैक्सीन वी एडल्ट वी लाइक फील समवन गेट फीवर और किसी को देयर इज लाइक सोरनेस रहती है एट द इंजेक्शन साइट। तो बच्चों में इसके अलावा और कुछ ऐसे, बिकॉज यू माइट हैव पेशेंट्स जिन्होंने वैक्सीन लिया है लाइक इन द पीडियाट्रिक, तो उन्होंने और कुछ दूसरे सिम्टम्स अभी तक एक्सपीरियंस किया है so that हमारे पेरेंट्स को पता चले? तो ये याद रखना कि एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स में पेरेंट्स के जरिए ज्यादा साइड इफेक्ट है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो इतना अच्छा इम्यून रिस्पांस पैदा करते हैं कि वहाँ इंजेक्शन साइट पे भी वो काम करते हैं, तो उसको वहाँ पे साइड इफेक्ट ज्यादा है। इसलिए आप देखिए 65 एंड अबव वैक्सीन लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, थोड़ा दर्द हुआ नहीं हुआ खत्म। अगर 30-40 साल के पेरेंट्स लेते हैं तो उनको 2 दिन बुखार आता है, वो ऐसा दर्द होता है, बच्चे को हाई फीवर आ सकता है और वहां पे बहुत स्वेलिंग और रेडनेस हो सकता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग है, 2-3 दिन में पैरासिटामोल से और आइस एप्लीकेशन से चला जाता है। तो बच्चे लोग में साइड इफेक्ट पेरेंट्स के हिसाब से ज्यादा रहने वाली है, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग है, डैमेजिंग नहीं है। ओके सर, थैंक यू। तो और किसी को कुछ पूछना है? वो मैं एक जनरल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ बच्चे लोग के लिए, अडल्ट के लिए। आपको अगर किसको कोविड हो गया और आप याद रखना है एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, जिंक, ये सब जो दवाई बार बार लेने का जरूर नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसको कोई फायदा नहीं है, ये लेने से नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत हमने कहा फैविपिराविर, फैबीफ्लू, ये सब दवाएं लोग देते नहीं लेना है। आपने डॉक्टर की सलाह लेके वो जो मिनिमम मेडिसिन है, जैसे खांसी सर्दी का सिरप है, बुखार की दवा है, एट द मोस्ट एक आधा विटामिन है, और कुछ नहीं लेना है। और आपने सैचुरेशन वगैरह देखते रहना है, और अगर सैचुरेशन ड्रॉप होता है आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है, वहां पे आपको आईवी रेमडेसिविर दे सकते हैं, स्टीरॉइड दे सकते हैं, या और कोई दवा दे सकते हैं। लेकिन घर की ट्रीटमेंट में सिंपल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव। देयर इज नो नीड टू टेक hydroxychloroquine, HCQ, ivermectin, doxycycline, azithromycin, antibiotics, vitamin C, and all these medicines, they are of no proven benefit. पायल टीचर, यस हाँ, मुझे पूछना है विराज का जो मतलब राइट हैंड वीक है, तो वो वैक्सीन ले सकते हैं? है ना, अगर किसका एक हैंड वीक है तो दूसरे हाथ में वैक्सीन ले सकता है। अगर दोनों हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो पैर में ले सकता है। वैक्सीन देने की बहुत साइड है, कोई इश्यू नहीं है। Okay. So sir, Viraj, he has got infected hemiplegia. So then वो दूसरे साइड पे ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ये उसी का पैसा था, इसलिए मैंने दे दिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिनको सवाल नहीं पूछना है वो प्लीज अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे, तो फिर हमें जो सवाल पूछ रहे हैं उनका सवाल ठीक से सुनाई देगा। विराज की मम्मी, तो आपने सुना, आप उसका जो अफेक्टेड साइड है वो साइड पे नहीं लेके दूसरे साइड पे ले सकते हैं, और अगर किसी के हाथ में ऐसी वीकनेस की इश्यू है तो वो पैर में भी ले सकता है वैक्सीन। बिल्कुल। हाँ, उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा ना? मतलब वो स्कूल नहीं होगा, 2-3 दिन होगा, दुखेगा, वो पैर में लिए तो लंगड़ाएगा, कोई वांधा नहीं, आइस लगा दो, पैरासिटामोल दे दो, वो ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। I have a question. My son is bit restless. अगर उसको कोई पकड़ता है इंजेक्शन, जैसे एक बार एक जगह बैठेगा नहीं, स्पेशली अगर उसको हम पकड़ते हैं तो और ज्यादा वो शेक मतलब मूव करेगा और वो सब दिक्कत करता है। I just wanted to understand कि कोई दूसरा अदर देन
इंजेक्टेबल्स कोई दूसरा मैकेनिज्म या रिकमेंडेड वे है, ओरल मेडिसिन या? नहीं, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि कोविड के लिए कोई ओरल वैक्सीन नहीं है, इंजेक्टेबल ही है। और इंजेक्शन लेने के लिए आपको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको ज्यादा फोर्स नहीं यूज करना है, बट डिस्ट्रैक्ट करना है। और स्मार्ट डॉक्टर है अंदर से, वो 2 सेकंड में इंजेक्शन देके बाहर आ जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। एंड अभी तक कोई मेडिसिन नहीं दिया है, तो वी कैन स्टार्ट विद फर्स्ट डोज फॉर 10-11 year old kid, right? No, so vaccine, COVID vaccine as on today is available only for 15 and above. Okay. Not So- for 10-11 year old. 10 and 11 year old you can give other vaccine which are age appropriate, like Tdap vaccine, HPV vaccine, flu vaccine, etc. But COVID vaccine is allowed only for 15 to 18 years age group. So do you recommend giving any such alternate vaccine? Yeah, No, so- we should just have the precaution and try to avoid getting him infected from. So for COVID, you do COVID appropriate behavior, and for the other, as I said, COVID is not the only disease which is there. It's also, you can see flu. You need to have natural boosting for tetanus, diphtheria, pertussis at 10 years by taking Tdap. So those vaccines are anyway part of the child's vaccination program, whether COVID or no COVID. So that those must be given as per the timetable. Correct. COVID vaccine when is eligible. Okay. Okay. Thank you, doctor. Okay. Okay, so I assume that we are done with your questions. And just to conclude, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सर ने बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात कि कोई भी वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं होता है। और हमारे आज के जो ये वेबिनार का मोटो भी यही था कि आप सबको कोविड वैक्सीन से जुड़े जो भी हमारे डाउट्स है या जो भी हमारे माइंड में क्वेरीज है, उसको हम क्लियर कर सके, ताकि आप खुद से वो डिसीजन ले सके कि हाँ, मेरे बच्चे के लिए मुझे वैक्सीन देना है क्या नहीं। तो और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आई पर्सनली एंजॉयड इट अ लॉट, एंड आई वांट टू थैंक यू अगेन सर, लाइक फॉर अ वंडरफुल सेशन, फॉर अ वंडरफुल इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड it was like very interactive session in a friendly way. So yes, it was a real pleasure to have you with us. And for our attendees, I would like to conclude the webinar saying that thank you all for attending, and we hope कि आप इस webinar से जो भी information लिए है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। And yes, so see you again with another set of webinar by Sopan. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Request Shobha ma'am to speak a few words. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.